इसलिए नामरा ने खुद को बलिदान देते हुए दूर जाने का फैसला किया। सब दुखी थे पर लाचार थे। जब माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया तभी सू ह्योक ने टूटी हुई लाल डोली उठाई और उसे अपने हाथ से नामरा के हाथ से जोड़ दिया। फिर उसने सबको कहा, अब अगर ये ज़ॉम्बी भी बन जाती है तो ये सिर्फ मुझे ही काटेगी। जब सू ह्योक ने इतना बड़ा कदम उठा लिया तो बाकी लोगों ने भी विरोध नहीं किया। इसके बाद वे दोनों थोड़ा दूर जाकर बैठ गए। समय बीतता गया लेकिन नामरा में कोई बदलाव नहीं आया। इस वक्त सबको बेहद भूख लग रही थी। आखिरकार उन्हें कई दिन से एक घूंट पानी तक नसीब नहीं हुआ था। तभी देसू को याद आया कि स्कूल का इमरजेंसी सामान शायद उनके पीछे बनी छोटी सी कोठरी में रखा है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि नायोन उसी में छिपी है। जैसे ही उसने सुना कि सब अंदर आ रहे हैं, उसने चुपके से दरवाजा बंद कर लिया। जब देसू ने देखा कि दरवाजा नहीं खुल रहा है तो उसने जोर से तोड़ने का फैसला किया। दरवाजे पर जोरदार मुक्कों की आवाज सुनकर नायोन दीवार से सिमटकर कांपने लगी। वो अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं थी। हालांकि देसू ने काफी देर तक दरवाजा पीटा पर वो खुला नहीं। उल्टे आवाज सुनकर बाहर के ज़ॉम्बी सतर्क हो गए। सबकी सुरक्षा को देखते हुए देसू ने दरवाजा तोड़ने का इरादा छोड़ दिया। इधर नामरा ने सू ह्योक से पूछा कि उसने इतना बड़ा खतरा उठाकर उस पर विश्वास क्यों किया। सू ह्योक की आंखों में जटिलता और कोमलता थी। फिर उसने अपने दिल की बात बताई जो उसने कभी नहीं कही थी। मैं हमेशा से नामरा को चाहने लगा था। नामरा सुंदर, नेक दिल और पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, जबकि वो खुद हमेशा झगड़ा करता था और उतना अच्छा नहीं था। इसलिए वो कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया और नामरा को अपने दिल की बात नहीं बता पाया। ये सुनते ही नामरा हैरान रह गई और उसे सच्ची गर्माहट महसूस हुई। फिर उसने कैमरा उठाया और सू ह्योक से प्यार का इजहार किया। इस वक्त मैं तुम्हें और ज्यादा पसंद करती हूँ। इतना कहकर वो सू ह्योक के पास झुकी। ये देखकर सू ह्योक खुशी से झूम उठा और उसने कसकर नामरा का हाथ पकड़ लिया। वे दोनों शुरू से ही एक दूसरे को पसंद करते थे, पर इस महामारी ने ही उन्हें सही मायनों में एक किया। कैमरा बेचारे गुइनाम की ओर घुमा। अब उसके पास ज़ॉम्बी का अमर शरीर था। उसकी टूटी हुई हड्डियां भी जुड़ चुकी थीं। फिर वो अपने ऊपर लगे खून के धब्बे धोने लगा। तभी उसने देखा कि उसकी सुनने की शक्ति बहुत तेज हो गई है। वो आवाज की दिशा में बढ़ा और अचानक उसने देखा कि उसका पुराना बॉस एक शेल्फ के ऊपर छिपा है। बॉस को पता नहीं था कि गुइनाम अब पूरी तरह बदल चुका है। उसने पहले की तरह आदेश दिया कि वो जल्दी से अंदर आए और यहाँ तक कि उसे ज़ॉम्बी को भटकाने के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई। लेकिन गुइनाम अब नरक का जीव बन चुका था। वो अपने बॉस की बात क्यों मानता। बाहर पहुंचते ही उसने बॉस को खींचकर बाहर निकाला और उसे तड़पाना शुरू कर दिया। डरकर उसने तुरंत उससे माफी मांगी, लेकिन गुइनाम ने अगले ही पल उसका एक हाथ फाड़ दिया। उसकी चीखने की आवाज से ज़ॉम्बी खींचे चले आए। इस तरह ज़ॉम्बी ने बॉस की जान ले ली। उसे आंख फोड़ने का बदला हर हाल में लेना था। इसी बीच टीम छत तक पहुंचने की योजना बना रही थी, क्योंकि बचाव हेलीकॉप्टर वहीं उन्हें देख पाएगा। उन्होंने कुर्सियों और मेजों को उठाकर एक अंतरिम बैरिकेड बना दिया। फिर उन्होंने जानबूझकर शोर किया ताकि सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ आ जाए। लड़के अपनी पूरी ताकत से उन्हें आगे से रोक रहे थे और ऑन-जो निगरानी और निर्देशन कर रही थी। फिर देसू ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज से सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ खींचे चले आए। लेकिन गुइनाम ने भी वो आवाज सुन ली और तुरंत आवाज की दिशा में दौड़ने लगा। जब सबको लगा कि वे हारने वाले हैं, तभी कॉरिडोर में एक भी ज़ॉम्बी नहीं बचा। सब तुरंत पीछे के दरवाजा से भाग निकले और दौड़ते भागते आखिरकार छत पर पहुंच गए। उसी समय छत पर होचोल हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहा था। वे जोर जोर से चिल्लाए कि बाहर कोई दरवाजा खोल दे। होचोल ने उनकी आवाज सुनी और दरवाजे तक आया, लेकिन बहुत देर तक सोचने के बाद भी उसने दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार उसने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन होचोल ने पूछने पर बताया कि उसके अलावा बाकी सब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। तभी नामरा ने महसूस किया कि ज़ॉम्बी करीब आ रहे हैं। चोंगसान और सू ह्योक ने तुरंत सीढ़ियों को ब्लॉक कर दिया। ज़ॉम्बी के बड़े झुंड के सामने एक जानी पहचानी आकृति उनकी ओर धीरे धीरे बढ़ी। चोंगसान उसे देखते ही हैरान रह गया। गुइनाम के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अब वो आखिरकार बदला ले सकता था। वो उसे आंख खोने का एहसास कराने की तैयारी की। तभी नामरा की ताकत जाग उठी। उसने एक हाथ से गुइनाम की गर्दन पकड़ी और उसे दूर फेंक दिया। नामरा अपने हाथ को देखकर गहरी सोच में पड़ गई। उसे पता नहीं था कि उसकी ताकत इस हद तक बढ़ चुकी है। इधर जिमिन, जो तीसरा इंसान बन गई थी, प्लेग्राउंड में घूम रही थी। उसने देखा कि ज़ॉम्बी बने उन स्टूडेंट्स ने उसे धमकाया था। जिमिन को उन्हें जिंदा रहते हुए परेशान करने के पल याद आए। इस स्कूल के लिए उसके दिल में अब सिर्फ अनंत ही नफरत बची थी। वो तेजी से टीचिंग ब्लॉक की तरफ भागी और डीजल और लाइटर ढूंढ लिया। उसने स्कूल को आग लगाने का फैसला किया ताकि अपना बदला ले सके। इस तरह क्लासरूम को आग के हवाले कर दिया गया। इससे इमरजेंसी फायर डिटेक्शन सिस्टम चालू हो गया। अगले ही पल छत के दरवाजे का लॉक ऑटोमेटिकली खुल गया। टीम आखिरकार छत पर पहुंच गई, लेकिन वो देर कर चुके थे। बचाव हेलीकॉप्टर होचोल को लेकर जा चुका था। वे नीचे से कितना भी चिल्लाए हो, हेलीकॉप्टर में बैठा होचोल उनकी अनदेखी करता रहा। इधर गुइनाम मुबारक सीढ़ियों तक आया और स्टील के दरवाजे को बार बार मुक्कों से जोरदार मारता ही रहा। चोंगसान ने भी अपने पिछले व्यवहार पर सोचना शुरू कर दिया। उसे लगा कि उसे नामरा को एकदम गलत नहीं समझना चाहिए था। सबने एक बार फिर से हिम्मत जुटाई। भली उन्होंने ये बचाव हेलीकॉप्टर गवा दिया था, पर उन्हें यकीन था कि हेलीकॉप्टर दोबारा आएगा। इसलिए उन्होंने छत पर मदद के लिए संकेत बनाया। रात हो गई थी। सब एक साथ बैठकर गा रहे थे और अपने दिल की बात कह रहे थे। लेकिन कुछ लोग अभी भी नामरा की हालत से डरे हुए थे। सबको शांत करने के लिए नामरा ने अपने दिल की बातें बताना शुरू कर दिया। उसने बताया कि वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ इतनी शांत क्यों रहती थी।
वो पढ़ाई केंद्रित परिवार से आती थी। अगर उसके नंबर थोड़े से भी गिर जाते तो उसकी माँ बहुत गुस्सा करती। इस वजह से वो हमेशा अपनी भावनाओं को दबाकर रखती थी। उसकी जिंदगी सिर्फ पढ़ाई के इर्द गिर्द घूमती थी। नामरा भी अच्छे दोस्त बनाना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि माँ को पता चला तो वो डांटेगी। इसलिए पढ़ाई के अलावा वो किसी से बात नहीं करती थी। अगर ये वायरस संकट नहीं आया होता तो नामरा को पता भी नहीं होता कि वो इतने सारे दोस्त बना सकती है। नामरा की बातें सुनकर सबको उस पर दया आने लगी। तभी ओंजो ने सबको भरोसा दिलाया कि आगे भी वे सब इसी तरह मिल सकते हैं। इसी बीच गुइनाम वॉशरूम में सोकर उठा। उसकी कलाई का जख्म भी लगभग ठीक हो चुका था। वो हार नहीं माना था और अभी भी छत तक पहुंचने के बारे में सोच रहा था। तभी नायॉन भी अंधेरा होने पर बाहर आई। उसने जमीन से कैमरा उठाया और जल्दी से कोठरी में वापस चली गई। उसने वीडियो रिकॉर्डिंग देखी जिसमें अपने दोस्तों को देखकर नायॉन को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उसने वहां रखा सारा खाना एक बैग में भरा और सबके पास जाने की तैयारी की। तभी वीडियो में चोंगसान ने ग्वेंसियो को लेकर पश्चाताप किया। इस बात से ओंजो गहरी सोच में पड़ गई। जब उसने पलटकर देखा तो उसे लगा कि ग्वेंसियो उसे घूर रहा है, क्योंकि ग्वेंसियो की मौत की असली वजह तो नायॉन थी। उसने चीजें फेंक दी। तभी उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ उसका भ्रम था। वो लाचार होकर जमीन पर बैठ गई और आत्मनिरीक्षण करने लगी। उसे याद आया कि कैसे क्लास टीचर ने उसे बचाया था। पीछे से आ रहे ज़ॉम्बी ग्वेंसियो की तरह लग रहे थे, जो उससे बदला लेने आया था। क्लास टीचर ने खतरे की परवाह न करते हुए उसे बचाया और खुद कट गया। बदलने से ठीक पहले क्लास टीचर ने ब्रॉडकास्ट रूम के दरवाजे तक खींचकर उसे अंदर धकेल दिया। वो खुद दरवाजे पर बाहर खड़ा रहा और उसे आदेश दिया कि वो जरूर जिंदा रहे और सबके साथ मिल जाए। क्लास टीचर के आखिरी शब्द सुनकर नायॉन हिम्मत जुटाई और खाना दोबारा उठाया। फिर वो बाहर सबको ढूंढने चली गई। तभी उसकी नजर एक अनचाहे मेहमान पर पड़ी। गुइनाम उसकी ओर एक कदम बढ़ा और डरकर पीछे हटती रही। गुइनाम ने पूछा कि उसके बैग में खाना है। हाँ में सिर हिलाया। तभी गुइनाम ने मौका देखकर उसे काट लिया। पेट भरने के बाद गुइनाम खिड़की से बाहर की जगहों को देखने लगा। उसे छत तक पहुंचने वाला पाइप मिल गया। वो हाथों के बल थोड़ा थोड़ा करके ऊपर चढ़ने लगा। चोंगसान से बदला लेने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। इसी बीच टीम अभी भी आग के पास आग ताप रही थी। गर्मी पाकर चोंगसान ने अपने दिल की बात कहना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वो एक लड़की को बहुत समय से पसंद करता है। ओंजो को रुचि हुई और उत्सुकता से पूछा कि वो लड़की कौन है। बाकी सब जानकार होने के अंदाज में चुप रहे। सिर्फ ओंजो ही बार बार पूछती रही, कौन है, क्या तुम उसे जानती हो? जब चोंगसान ने यहाँ पसंद करता हूँ कहा तो ओंजो अचानक सुनकर सन्न रह गई और उसका दिमाग खाली हो गया। लेकिन चोंगसान के बिना शर्त प्यार को देखकर वो इस वक्त बस अकेले रहना चाहती थी। ओंजो को जाते देख चोंगसान का दिल भी टूट गया। शुक्र है कि सुह्योक सिर हिलाकर उसे हिम्मत दी। चोंगसान ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पास गया। प्यार का ये इजहार इतना अचानक था कि ओंजो को जवाब नहीं सूझ रहा था। अपनी सहेली की मौत के बाद वो अभी तक संभल नहीं पाई थी। इस वक्त उसका मन संघर्ष और असमंजस से भरा था। शायद सिर्फ वक्त ही जवाब दे सकता था। चोंगसान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप पलटा और उदासी से चला गया। तभी आसपास से अजीब सी आवाज आई। उन्होंने देखा कि गुइनाम ने अपना सिर बाहर निकाला और पलटकर छत पर कूद गया। उसने तुरंत ओंजो की गर्दन पकड़ ली। चोंगसान ये देखकर दौड़कर वापस आया, लेकिन गुइनाम ने उसे आसानी से जमीन पर पटक दिया। इस पल में गुइनाम आंख फोड़ लेकर बदला जरूर लेना चाहता था। ओंजो जल्दी से आगे बढ़ी और गुइनाम को खींचने लगी, लेकिन उसे 2 मील दूर फेंक दिया गया। शुक्र है कि सुह्योग ने लात मारकर उसे दूर किया। उठने के बाद गुइनाम ने उसे नहीं छोड़ा। उसने आसानी से एक मुक्का मारा और सुह्योग को जमीन पर पटक दिया। नामरा अपने प्रेमी को लाचार होते नहीं देख सकती थी। उसकी अंदर की ताकत जागने लगी। इधर गुइनाम भीड़ में खड़े चोंगसान को देखकर हंसा, लेकिन चोंगसान अभी भी डरा नहीं था। उसने गुइनाम को एक चम्मच कहकर और ज्यादा ताना दिया। गुइनाम का सब्र टूट गया और उसने चोंगसान को वहीं रुकने के लिए कहा। किसी भी सदस्य ने वहां से जाना नहीं चाहा। फिर पूरी टीम एक साथ गुइनाम को दबोच लिया और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गुइनाम की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने एक लात मारकर एक को दूर फेंक दिया और एक झटके में सबको हटा दिया। इधर नामरा में पूरी ताकत आ चुकी थी। उसने जलती हुई लकड़ी उठाई और गुइनाम पर दे मारी, लेकिन उसे जरा भी चोट नहीं लगी। गुइनाम ने पलटकर उसकी गर्दन पकड़ी और एक जोरदार मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। हालांकि दोनों तीसरे इंसान थे, पर उनकी ताकत में साफ फर्क था। जब नामरा ने खुद को छुड़ाया तो उसने तुरंत उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन पूरी जान लगाकर भी वह गुइनाम का मुकाबला नहीं कर पाई। सुह्योग तुरंत मदद के लिए दौड़ा और अगले ही पल उसे छत के किनारे दबा दिया गया। तभी नामरा ने आगे बढ़कर मदद की और गुइनाम को धक्का देकर नीचे गिरा दिया, लेकिन तीसरा इंसान होने के कारण गुइनाम अभी भी मरा नहीं। थोड़ी ही देर में टूटी हुई हड्डियां वापस जुड़ने लगी। अब आगे टीम के लिए गुइनाम का जोरदार बदला इंतजार कर रहा था। इसी बीच होचोल आइसोलेशन एरिया में जीमिन से मिला। जीमिन अभी भी गुस्से में थी। उसे इस बात का दुख था कि उसने फोन ढूंढने में उसका साथ क्यों नहीं दिया, लेकिन अब यह सब अहमियत नहीं रखता था। यह सुनकर होचोल ने तुरंत उसे मिली खाने की किट उसे दे दी। जीमिन को यह सब नहीं खाना था, वह उसे खाना चाहती थी। इसी बीच नामगू सेना को वायरस के बारे में बता रहे थे। इस वायरस का नाम जोनास वायरस था और इसका असली गुनहगार ह्योसान हाई स्कूल का विज्ञान शिक्षक था। साइंस रूम में एक कंप्यूटर था और वायरस को खत्म करने का तरीका उसी में स्टोर था। यह जानकर कि वायरस ह्योसान हाई स्कूल से फैला है, कमांडर ने तुरंत स्पेशल टीम को कंप्यूटर वापस लाने भेजा। छत पर टीम दोबारा इकट्ठा हुई। उन्हें पिछली घटना से समझ आ गया था कि गुइनाम वापस जरूर आएगा, लेकिन वे हैरान थे कि गुइनाम मरता क्यों नहीं है। इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी कर पाते, नामरा ने अचानक कहा, आ गए। सब डर के मारे चौंक गए।
तब उन्होंने देखा कि दूर से एक हेलीकॉप्टर आ रहा है। बचाव दल पहुंच गया था। सब खुशी से जलती हुई लकड़ियों को हवा में लहराने लगे। बचाव दल आग की रोशनी को देखकर जल्दी ही उन्हें ढूंढ लिया। कुछ सैनिक नीचे कूद आए, लेकिन तुरंत उन्होंने सबको जमीन पर लेटने को कहा। फिर उन्होंने एक एक करके सबका तापमान मापा। जब नामरा की बारी आई तो स्क्रीन पर असामान्य रीडिंग आई। जांच में पता चला कि उसका तापमान सिर्फ 34.5 था। शुक्र है बचाव दल को लगा कि उसे बस ठंड लगी है। इसके बाद स्पेशल टीम साइंस रूम की ओर गई। उन्होंने खिड़की तोड़कर अंदर ज़ॉम्बी को गोली मारकर खत्म कर दिया। बंदूकों की आवाज से बाकी ज़ॉम्बी भी जल्दी ही उनकी तरफ भागने लगे। इसी बीच गुइनाम ने भी गोली की आवाज सुनी। उसे खतरा महसूस हुआ और वह तुरंत दूसरी तरफ भागा और एक क्लासरूम में छिप गया। इधर स्पेशल फोर्स ने लैपटॉप ढूंढ लिया और सारा डेटा सफलतापूर्वक निकाल लिया। फिर कमांडर ने आदेश दिया कि सभी छात्रों को बचाकर तुरंत वापस आ जाए। छत पर मौजूद टीम बहुत खुश थी। उन्हें लगा कि वह पल आ गया है जिसका उन्हें इंतजार था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि दूसरी तरफ आइसोलेशन एरिया में जीवन ने होचुल को काट लिया। वहां मौजूद सब लोग तुरंत घबरा गए। कई सैनिकों ने बड़ी मुश्किल से जीवन को काबू किया। इसी बीच कमांडर ने स्क्रीन पर यह सब देखा। उसे समझ नहीं आया कि लड़की ने अचानक क्यों काटा। तभी वायरस विशेषज्ञ ने बताया कि लड़की शायद असिम्प्टोमेटिक संक्रमित है। लक्षणों का न होना यह नहीं बताता कि वह संक्रमित नहीं है। खतरा महसूस होते ही कमांडर ने तुरंत छात्रों को बचाने का ऑपरेशन रोकने का आदेश दे दिया। स्पेशल टीम को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने दोबारा पुष्टि की। कमांडर का पक्का जवाब मिलने पर हेलीकॉप्टर में चढ़ चुकी लड़कियों को नीचे उतार दिया गया। इस अचानक बदले रवैये से छात्र पूरी तरह टूट गए, लेकिन उन्होंने इतनी आसानी से हार नहीं मानी। तभी स्पेशल टीम ने उन्हें चेतावनी देने के लिए फायरिंग की। उसी समय स्कूल में बचे हुए छात्रों का एक और समूह था। उन्होंने छत पर हेलीकॉप्टर को देखा और जख्मी दोस्त को लेकर छत की ओर बढ़ने लगे। शुक्र है रास्ते में हेलीकॉप्टर ने उन्हें देखा। उन्हें लगा कि हेलीकॉप्टर उन्हें बचाने आएगा, लेकिन अगले ही पल हेलीकॉप्टर चुपचाप निकल गया। बचाव का उसका कोई इरादा नहीं था। उल्टे आवाज से आसपास के ज़ॉम्बी आ गए। निराश होकर उन्हें वहां से निकलना पड़ा। दूसरी ओर विशेषज्ञ ने जीवन की जांच की और जल्दी ही इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे असिम्प्टोमेटिक संक्रमितों का पता नहीं लगा सकते हैं। इसलिए कमांडर ने आदेश दिया कि ह्यूसान शहर के सभी नागरिकों को असिम्प्टोमेटिक संक्रमित माना जाए।